रिंकू कहें सर 19 में से 3-4 नहीं हुए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। पवन मौर्य गुड मॉर्निंग, शिवकरण गुड मॉर्निंग, आकांक्षा गुड मॉर्निंग, प्रकाश गुड मॉर्निंग, ज्ञान सिंह, जितेंद्र यादव गुड मॉर्निंग, अमित पाल गुड मॉर्निंग, शुभम कुमार, सूरज सिंह गुड मॉर्निंग, राहुल कुमार गुड मॉर्निंग, आकाश कुमार, कवि अग्रहरी सादर प्रणाम, कवि अग्रहरी खुश रहो भैया। सर 8:40 हो गए, जल्दी आइए। हाँ बेटा 40 हो गए, नहीं 44 हो गए। ठीक है, तो कल हमने आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें 19 सवाल थे और 19 सवाल में से लोग लगाए होंगे आप लोग, है ना। तो जो नहीं आए हैं पहले वो डिस्कस कर लिया जाए। तो अगर आप कोई पूछना चाहते हैं कौन सा नंबर का सवाल आपको नहीं आया है तो पहले उसको डिस्कस कर लिया जाए, है ना। तो कमेंट करके बताएंगे क्या कौन सा सवाल किया जाए। तो आप लोग अगर पहले वही कर लें जो आपको नहीं आया है, या हम लाइन से एक एक करके करवाएं। बताइए आप लोग जल्दी। रिंकू बेटा कुछ नाम भी है बॉल वाला। क्या यार रिंकू, तुम तो मतलब नंबरिंग उसकी होगी, नंबरिंग बॉल वाला। खुशी सिंह कह रही है 6वां नहीं आया। ठीक है 6वां बता देते हैं। पायल 13 के लिए कह रही है। रिंकू का अलग ही स्वैग है, बॉल वाला। हम बॉल वाला ढूंढने जाए। अरे नंबर बता दो बेटा। चलिए 6वां नंबर कई बच्चों को दिक्कत है, हाँ तो बता देते हैं 6वां। अच्छा क्वेश्चन 6 तुम्हारा। हाँ तो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन 6, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम तथा आवेश 10⁻⁻8 कूलॉम है। जो जो चीजें दिया हुआ लिख लेते हैं। 6वां सवाल है, गेंद का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। 1 ग्राम, सही बात। उसके बाद 10⁻⁻8 कूलॉम आवेश है। क्यू 10⁻⁻8 कूलॉम एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो, है ना। पहले बिंदु मान लेते हैं कि भाई वो यहां से यहां तक चलती है। ये है बिंदु ए, ये है बिंदु बी। यहाँ का जो विभव है VA वो दिया हुआ है 600 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 है। दूसरे बिंदु का विभव क्या है? 0 है। VB = 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरे बिंदु का वेग नहीं बेटा, दूसरे बिंदु पर वेग है। हाँ वो मिसप्रिंट हो गया है। तथा दूसरे बिंदु पर वेग 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो पहले बिंदु पर वेग क्या होगा, है ना। यहां पर जो वेग है ना, उसको हम मान लेते हैं u। गति का समीकरण आपने पढ़ा है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग। इसको हम मान लेते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, u है ये। u कितना दिया हुआ है हमसे? अच्छा u पूछ रहा है। और v कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। ठीक है, पहले बिंदु पर वेग यानी u पूछ रहा है। अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? भाई देखिए, कह रहा है पहले बिंदु का वेग 600 वोल्ट है और दूसरे बिंदु का विभव 600 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव 0 है। पहले पर वेग पूछ रहा है और दूसरे का वेग उसने दे दिया है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है।
जब वो यहां से यहां तक गया है तो उसके ऊपर कुछ कार्य किया गया है, वो कार्य बदल जाएगा किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा में। तो देखिए कार्य कैसे निकालेंगे, है ना, W बराबर Q डेल्टा V, या ऐसे लिख लें कार्य ऊर्जा प्रमेय से। मैंने नोट्स में भी ये दिया था कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात। कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी हाफ mv², अंतिम वेग तो अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस हाफ mu²। और W कैसे मिलेगा? W हमें मिलेगा Q डेल्टा V से। M का मान 1 ग्राम दिया है, अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -3 किलोग्राम। 10 की घात -3 किलोग्राम। अब सारी वैल्यू आपको पता है। पहले तो क्या कीजिए, हाफ m को कॉमन ले लीजिए, 1/2 m कॉमन ले लिया, बचा v² माइनस v² बराबर, या यही कहिए तो यही वैल्यू रख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। 1/2 × 10 की घात -3, v की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। q की वैल्यू उसने 10 की घात -8 दिया हुआ है। डेल्टा v यानी दोनों के बीच में जो विभवांतर है तो कितना हो जाएगा? VA माइनस VB, ठीक है। अब अगर आप कर सको VA माइनस VB कितना हो जाएगा? 600 माइनस 0, 600 माइनस 0। मुझे लगता है अब तो आप लगा ही लोगे। तो 1/2m हमने कॉमन ले लिया है तो 1/2 हो गया। m की जगह हमने 10 की घात -3 लिख दिया। v का मतलब 0.2 का स्क्वायर और u की वैल्यू हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है, u²। अब अगर 2 का उधर गुणा करा दीजिए आप, है ना, 10 की घात -3 को उधर लेके जाए, देखिए ऐसे कर लेते हैं। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04 माइनस u²। यहाँ क्या बचेगा? 600 ये लिखा है, क्या लिखा है? 600। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10 की घात 2 और ये -8, तो कितना बचेगा? -6। इसको इधर नीचे लेके आते हैं, 10 की घात -3 और 2 का ऊपर गुणा करा देते हैं। ये तो बटे में था, उधर गुणा करा दिया, 10 की घात -3 को नीचे कर दिया, तो कितना मिलेगा हमें? 2 × 6 यानी 12, -6 और ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा तो -3 यानी कितना हो जाएगा? 1.2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 3 है, हाँ लिख सकते हैं 1.2 × 10 की घात -2 मीटर, या इसको लिखा जा सकता है 1.2 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, अभी हम कहाँ इसको चले गए, अभी हमें यहाँ भी तो सॉल्व करना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, 6 और 2 12 यानी 12 × 10 की घात -3। हम इसको लिख सकते हैं 120 × 10 की घात -4। अच्छा, इसको इधर लाके माइनस भी करना है, तो ये इसको लिख लीजिए 0.012। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.012।
यू स्क्वायर इधर कर लीजिए, प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या है 0.04 माइनस यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 माइनस 0.012 है ना। इसको माइनस करोगे तो कितना आ जा रहा है 0.28 आ रहा है, 0.028 यही आ रहा है। इसके बाद u की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके कैलकुलेट कीजिएगा, फिर आंसर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा आंसर सही था कि नहीं था, ठीक है। आंसर चेक करके बता देंगे क्या आया था। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट क्या था कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होगा, मेन ये आपको समझना था। और इसका फॉर्मूला अगर ये आपने कर लिया तो आगे इस चीज कैलकुलेशन है आप कर लोगे। मेरी बात समझ में आई? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर है। तो कमेंट करके बताइए समझ में आया है, आगे कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। और आंसर सब लोग बताएंगे इसका, सब लोग आंसर कमेंट करके इस वीडियो पे बाद में अगर लगाओगे तो कमेंट करके बताओगे, हम चेक करेंगे वो सही है कि नहीं, ठीक है। बताइए समझ में आया हो तो आगे बढ़े। पायल 22.8 सेंटीमीटर पर सेकंड तो नहीं आना चाहिए। .8 बता रहा हूं, 22.8 इस वजह से नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां पर प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए थी किसकी तुलना में अंतिम, क्योंकि उसके ऊपर इधर बल लग रहा है, एक तरह से कार्य किया जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा उसकी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए। मतलब यहाँ वेग अधिक होगा, यहाँ वेग कम होगा, ऐसा होना चाहिए। इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। मेन कॉन्सेप्ट याद रख के सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसको फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा आंसर कितना आ रहा है। सबका 22 आ रहा है। चलिए देख लेंगे इसको फिर से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कोई पूछ रहा था। मेन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अच्छा, अगली बार से हम आंसर भी लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब इस बार गलती हुई, हमने आंसर नहीं लिखा था पीडीएफ में, तो आपको पता चल जाए कि आंसर कितना आया है। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन? कह रहा है समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +q तथा +4q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए, Q1 का जो मान है वो +q है और Q2 का जो मान है वो +4q है। तो डेल्टा V1 है ना, पहले के लिए जो विभवांतर है वो V है मान लेते हैं, तो दूसरे के लिए भी जो विभवांतर है वो भी V है। क्या कह रहा है? दोनों समान विभवांतर से विरामावस्था में है और समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है, तब इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? ठीक, अब आप देखिए, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो
W1 या डेल्टा K1 बराबर W1 होगा कि यह गतिज ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर, कार्य के बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और डेल्टा K2 क्या होगा, डेल्टा K2 W2 के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमसे चालों का अनुपात पूछ रहा है। डेल्टा K1 बटे डेल्टा K2 बराबर W1 बटे W2। तो ध्यान दीजिए दोनों विरामावस्था में है, यानी कि प्रारंभिक जो उनकी गतिज ऊर्जा है वो क्या है, शून्य है। तो गतिज ऊर्जा बची क्या, केवल अंतिम वाली गतिज ऊर्जा बची। तो आप जब अंतर निकालेंगे, मान लीजिए 8 माइनस 0, तो 1 ही तो बचेगा, 8 ही तो बचेगा। मान लीजिए प्रारंभिक 0 है, अंतिम 8 है, तो अंतर कितना आएगा, 8 का आएगा। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो केवल अंतिम गतिज ऊर्जा बचेगी डेल्टा K1, है ना। तो उसका वेग मान लेते हैं हाफ। क्या द्रव्यमान के बारे में उसने कुछ कहा है, समान द्रव्यमान के दो आवेशित का, है ना। यानी M1 और M2 भी क्या है, बराबर है। M1 बराबर M2 बराबर M। तो हाफ M V1 स्क्वायर हाफ M V2 स्क्वायर। और W1 कैसे मिलेगा, Q डेल्टा Q1 डेल्टा V1 Q2 डेल्टा V2। हाफ M से हाफ M कैंसिल हो गया। अब देखिए Q1 कितना है, प्लस Q है। V1 डेल्टा V2 तो बराबर है, कितना है, V के बराबर। और ये कितना है, 4Q है, और ये V के बराबर। तो V से V कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। तो V1 यहां से लिख देते हैं, V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 के बराबर है। वर्गमूल लेंगे तो V1 बटे V2 बराबर 1/2, यानी V1 अनुपाते V2 बराबर 1/4। राहुल कुमार 22.8 आंसर आ रहा है सर। ठीक है, हम उसको देख लेंगे क्या उसमें प्रॉब्लम है। सबका 22.8 अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है फिर। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। 22.8 कॉन्सेप्चुअली तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब उसको गति कराई जा रही है तो पहले उसकी गतिज ऊर्जा कम होनी चाहिए, बाद में ज्यादा होनी चाहिए। देखते हैं क्या है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है। राहुल सिंह फिर से समझ लो बेटा। देखो राहुल सिंह ठीक है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत सिंपल सी बात है। आवेश दिया हुआ है +Q + 4Q, द्रव्यमान दोनों का बराबर है, विभवांतर दोनों का बराबर है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। दोनों का हमने अनुपात लिख लिया, डेल्टा K1 बटे डेल्टा K2 बराबर W1 बटे W2। डेल्टा K1 हाफ M V1 स्क्वायर हाफ M V2 स्क्वायर, हाफ M कैंसिल हो गया। W1 Q1 डेल्टा V1 Q2 डेल्टा V2। तो क्या हो जाएगा, V1 V2 दोनों की वैल्यू कितनी है, V के बराबर। तो V से V कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1/4 बचा। V1 स्क्वायर बटे V2 स्क्वायर 1/4, V1/V2 1/2, यानी अनुपात में कितना है, 4 नहीं बेटा 2। ठीक है। उसके बाद कोई शायद 13वां सवाल पूछ रहा था, कौन सा था, ऊपर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 13, हाँ 13 देख लेते हैं। दो बिंदु आवेश +30 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए।
ये सवाल तो आ जाना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने ये सवाल, इस तरह का सवाल एक करवाया है। प्लस 40 माइक्रोकूलम 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हुए थे, ये सवाल तो मैंने करवाया है। 30 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। पायल बेटा तीसरा ही, वो 13वां ही पूछना है ना। तेरहवां क्वेश्चन आसान है। प्रत्येक का मतलब दोनों का वही द्रव्यमान है। प्रत्येक मतलब वही, दोनों का दोनों की बात जब की जाती तो प्रत्येक ही लिखा जाता है। प्रत्येक 30 माइक्रोकूलम मतलब Q1 कितना है, प्लस 30 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है, ये भी प्लस 30 माइक्रोकूलम। यही मतलब है प्रत्येक का, यानी 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर। मध्य बिंदु टोटल कितना कह रहा है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मध्य बिंदु यहां से 15 बचेगा, यहां से 15 बचेगा। इस बिंदु पर विभव निकालना है, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। सब लोग इसको सॉल्व कीजिए, अभी सॉल्व कीजिए 13वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने के लिए चांसेस हैं इसके कि एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद कौन सा नहीं आया 13वां के बाद, भाई 2-4 बच्चे लगाए हैं, है ना, तो वही सवाल पूछ पा रहे हैं। बाकी लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं पता नहीं। सत्रहवां सवाल किसी ने किया है, 17वां क्वेश्चन। राहुल सिंह 14 नंबर पूछ रहे हैं। ठीक है, 14 नंबर बता देते हैं। 14वां नंबर कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु A 5a,0 तथा बिंदु B -3a,4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें निर्देशांक बना लेना चाहिए। 5a और 0 कह रहा है और -3 4 है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हुआ 5a,0। दूसरा निर्देशांक कह रहा है -3a,4a। -3a इधर आएगा
है ना, 1 2 3, -3 और 4, 1 2 3 4, -3a, 4। ठीक है। कह रहा है 14वां में 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर आवेश यहां पर स्थित है। ठीक है। कितना आवेश? 3 माइक्रोकूलम आवेश, 3 माइक्रोकूलम का आवेश यहां पर स्थित है। उसके बाद निर्देशांक दे दिया, कह रहा है मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो विभवांतर है ना, उसको हम मान लेते हैं V1, और यहाँ जो विभवांतर है इसको हम मान लेते हैं V2। विभवांतर हमें निकालना है, विभवांतर निकालने के लिए आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए और ये दूरी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। R1 तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, कितना है? 5a। R1 जो दूरी है, R1 यहां से लेकर यहां तक R1 कितना है? 5a है। यहाँ R2 हमको निकालना है, R2 कितना होगा? एक बार बताओ, यहां से यहां तक कितना है? 3 है, तो ये भी क्या होगा? 3 से 3a होगा ये, और ये 4 है ना, ये 4, ये 3। तो ये जो कर्ण है ये कितना आएगा? 5a आएगा कि नहीं आएगा? आप पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। R2 भी कितना आया? 5a आया। विभवांतर क्या होता है? डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आवेश तो वही, इसी आवेश की वजह से तो यहाँ भी विभव है, इसी आवेश की वजह से यहाँ भी विभव है, तो आवेश तो यही एक है। क्यों? इसकी वजह से यहाँ पर विभव, इसकी वजह से यहाँ पर विभव, और विभवांतर पूछ रहा है। तो Q/R1 और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2 कितना हो जाएगा? रख दो मान, या ना भी रखो, कॉमन ले लो। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है? 5a है। R2 की वैल्यू कितनी है? 5a है। दोनों वही मान तो है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो क्या मिलेगा? 0। विभवांतर कितना है? 0 वोल्ट आया। 36 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये रिंकू जो तुम आंसर बता रहे हो, ये किसमें का है? रिंकू आंसर आपने बेटा बताया है, ये किसमें का आंसर है? 17वां का? तो आप लोग कमेंट करते हो तो पूरी बात लिख दिया करो बेटा, थोड़ा टाइप करके, इतनी जल्दी में रहते हो। लिखे हो नंबर सर अभी नहीं करे, कौन सा नंबर पायल नहीं करे हो, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। छोटू लिख रहे हैं नो। किस चीज का नो है बेटा? आप ये बात समझिए कि जब मैं यहाँ से कोई चीज बोलता हूँ तो आप तक वो पहुंचने में थोड़ा सा 1-8 मिनट का डिफरेंस है। वहां से आप कमेंट करते हो, फिर मुझे दिखता है, तो वो थोड़ा सा टाइम लैग होता है। आप लोग कंप्लीट सेंटेंस कम से कम लिखा कीजिए, मुझे बात समझ में आ जाए, है ना। ऐसे तो चैटिंग में खूब लगे रहते हो,
हाँ, तो टाइपिंग स्पीड तो तेज हो ही गई होगी, लेकिन फिर भी वही है कि आधा अधूरा लिखते हैं। चलिए मैं 17वां क्वेश्चन बता देता हूं आपको। दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस 2q, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर विभव शून्य हो, प्लस क्यू और माइनस 2q। प्लस क्यू और ये है माइनस 2q। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर कोई वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर विभव क्या है, शून्य है। मान लेते हैं q आवेश से a दूरी पर विभव शून्य है, तो अगर ये दूरी a है तो ये कितना बचेगा, d माइनस a। यहाँ a होगा तो ये कितना होगा, d माइनस a होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि विभव कितना है, 0 है। तो जो विभव 0 मिलता है वो कैसे मिलता है, 0 मिलेगा कैसे, प्लस q की वजह से यहाँ पर विभव होगा। मान लेते हैं कितना है, इसको मान लेते हैं आवेश q1 है और इसकी वजह से जो विभव है वो v1 है। यहाँ माइनस 2q, इसको मान लेते हैं q2 है और इसकी वजह से यहाँ जो विभव है वो क्या है, v2 है। तो v कैसे मिलेगा, v1 माइनस v2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सीधी सी बात है, v1 माइनस v2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब सॉरी, v1 माइनस v2 नहीं, v1 प्लस v2 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अदिश राशि है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। वो प्लस माइनस तो अपने आप बाद में अपने को एडजस्ट कर लेगा। v1 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। ये कितना होगा, 0 होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस q है, q बाई a माइनस के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2q, इसीलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, 2q भाई प्लस था, 2q किसमें है, माइनस में है, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया है। r2 कितना है, d माइनस a के बराबर है, कितना, d माइनस a, कितना हो गया, 0 हो गया। इसको उधर पक्षांतर कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a, और उधर जाके हो जाएगा प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन d माइनस a। ये कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई d माइनस a से तो कितना आएगा, d माइनस a का मल्टीप्लाई इससे तो कितना हुआ, 2a, a को इधर कर देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2a प्लस a, कितना हो जाएगा, 3a। यानी यहां से अगर a का मान निकालोगे तो किसके बराबर होगा, d बाई 3। यानी छोटे वाले आवेश से d बाई 3 दूरी, क्योंकि d हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब हम आंसर निकालेंगे तो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है उसी के पदों में हमें निकालना होता है। तो d बाई 3 किसका आंसर आया है, a का मान आया है, a का मान हमने अपने से माना था, है ना, तो वो हमने निकाल लिया, कहां से, प्लस q आवेश से d बाई 3 दूरी पर। ये भी आप निकाल सकते हो, 2d बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन भी बता दिया गया है। सर हमको ने क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताया है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा अच्छा,
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब संडे को क्लास चलेगी नहीं, मंडे को क्लास चलेगी नहीं, सिर्फ अब ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक के सारे सवाल लगा लीजिए, आपकी बुक में जो और सवाल हो उसको लगा लीजिए, फर्स्ट चैप्टर का सवाल लगा डालिए, ठीक है। जो भी नहीं आए आप पूछ लीजिए तो हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी 2 दिन का आपको समय है, आप फर्स्ट चैप्टर पूरा रिवीजन कर डालिए, सेकंड चैप्टर में जहां तक पढ़ाया गया है उसको रिवीजन कर डालिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब रिवाइज करते हो पीछे की चीजें तो आगे की चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो 2 दिन में आपको यही काम करना है, फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करना है, सेकंड चैप्टर में जहां तक पढ़ाया गया वहां तक रिवीजन करना है, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं ट्यूसडे को। अभी 12th की क्लास चल रही है, क्लास 11th की लाइव कब चलाएंगे सर जी? ऋतिक बेटा, क्लास 11th की क्लास हमने एक दिन चलाया था, तो हमने रिस्पांस देखा था कि हम अकेले वो लाइव क्लास देख रहे थे, आप लोग इतने बिजी थे कि लाइव क्लास आप देख ही नहीं पा रहे थे, है ना। फिर बाद में देखने आए तो 1-2 लोग देखने आए, तो फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता है ना। चलाएंगे, है ना। आप लोग थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं, कुछ लोग और इकट्ठे हो जाएं, फिर लाइव क्लास 11th की भी चला दी जाएगी, ठीक है। और लाइव क्लास 11th की सर पढ़ा रहे हैं, एक सर उसमें चैनल पे देखो 11th की क्लास एक सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पढ़िए वहां पे आप, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक बेटा, बाय।